जादुई लिपस्टिक का जादू। एक बार की बात है, एक गांव में विवेक अपनी बेटी रुचि के साथ रहता था। विवेक की पत्नी कई सालों पहले एक बीमारी में गुजर गई थी, जिसके बाद रुचि को संभालने वाला कोई नहीं था। वह उस वक्त बहुत छोटी थी, इसलिए विवेक ने दूसरी शादी कर ली, जिसका नाम कोमल था। कोमल बहुत ही कठोर दिल की थी। वह रुचि से बिल्कुल भी प्यार से बात नहीं करती थी, ना ही उसे अपनी बेटी समझती थी, लेकिन रुचि उसे हमेशा अपनी माँ की तरह मानती और उसकी हर बात सुनती। विवेक जब भी घर में होता तो कोमल उससे अच्छा व्यवहार करती। यह सब देखकर विवेक बहुत खुश हो जाता और अपने फैसले पे गर्व करता कि उसने अपनी बेटी के लिए दूसरी शादी की और उसकी जिंदगी अच्छी बना दी। लेकिन विवेक को पता नहीं था कि कोमल कैसी औरत है। वह बिल्कुल भी रुचि पर रहम नहीं करती थी। विवेक अपना घर चलाने के लिए बाजार में छोटी सी चाउमीन की रेडी लगाता था। उसकी चाउमीन कभी ज्यादा बिकती तो कभी कम, इसलिए उसके घर में पैसे ज्यादा नहीं हो पाते थे। सिर्फ उनके घर का खर्चा ही चल पाता था। ये सब देखकर कोमल बहुत गुस्सा हो जाया करती थी, क्योंकि कोमल को बहुत महंगी महंगी चीजों का शौक था, जो कि विवेक उसे नहीं दिला पाता था। इसलिए कई बार कोमल विवेक से लड़ने लगती थी और रुचि के पढ़ाई पर ज्यादा खर्चा ना हो, इसलिए कोमल ने रुचि का नाम एक सरकारी स्कूल में लिखवा दिया था। उसे कभी वह स्कूल भेजती तो कभी नहीं भेजती, लेकिन रुचि पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसकी टीचर हमेशा तारीफ किया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन विवेक अपनी चाउमीन की रेडी लेकर बाजार में जाता है और वहाँ पर चाउमीन बनाने लगता है कि तभी उसका सिलेंडर फट जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। जब यह बात रुचि और कोमल को पता लगती है तो कोमल को तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और वह कहती है, अच्छी बात है चला गया, पता नहीं कितने पैसे कमाता था, जो कि मेरा खर्चा भी नहीं चला पाता था। अब मैं इस घर में अकेले ही रहूंगी और सारे खर्चे अपनी मर्जी से चलाऊंगी और मैं फिर इस लड़की को बताऊंगी और मैं इस घर में राज करूंगी। लेकिन ये कलमुही तो मेरे साथ ही रह गई, इसे भी ले चला गया, बहुत अच्छा रहता, फिर तो मैं अकेले ही इस घर पे राज करती राज। लेकिन दूसरी तरफ रुचि अपने पिता की मौत के बारे में सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और वह रोने लगती है। पता नहीं मेरी जिंदगी में क्या लिखा है। पहले मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई और फिर उसके बाद मेरे पिताजी। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मैं किसके लिए जीऊं? एक मेरी सौतेली माँ है, वो मुझे अपनी बेटी समझती ही नहीं है और मैं उन्हें अपनी माँ समझती हूँ। ये मेरा कैसा नसीब है। मुझे तो जिंदगी का कोई भी सुख नहीं मिल पाएगा। मेरी जिंदगी तो ऐसी ही है। पहले माँ फिर पिताजी मुझे सब छोड़ के चले जा चुके हैं। रुचि यह सब कह ही रही होती है कि कोमल वहाँ पर आ जाती है और उससे कहती है, तेरा रोना धोना बंद हो गया है तो जाके मेरे लिए खाना लेके आ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आखिर कब तक अपने बाप के गम में पड़ी रहेगी, चलो यहाँ से। अरे माँ, अभी तो पिताजी को जाए हुए कुछ दिन भी नहीं हुए और आप ये सब बातें कर रही हो। क्या आपको थोड़ी सी भी दया नहीं आती? आप इतनी बड़ी हो चुकी हो, फिर भी आपके अंदर अकल नहीं है। ये सब सुनकर कोमल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, अरे तू भूल गई क्या? तेरा बाप मर चुका है और तू इस घर में अकेली ही है। अब मैं तुझे बताती हूँ, अब मुझे कोई रोकने वाला भी नहीं है और तू मुझे समझाएगी मेरे अंदर अकल है या नहीं। तुझे पता नहीं है मैं कितनी खतरनाक हूँ। उसके बाद कोमल रुचि को बहुत मारती है और उसे मार मार के घर के सारे काम करवाती है। देखा मुझसे जवान लड़ाने का नतीजा, अब मुझसे तो जवान लड़ाई हो। अब मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। अगर तूने दोबारा ऐसी हिम्मत करी तो मैं तेरे हाथ पैर भी तोड़ दूंगी। रुचि की एक नानी भी थी। जब ये बात उसको पता चलती है कि रुचि के पिता की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए रुचि की नानी
रुचि को देखने उसके घर आती है। वह जैसे ही उनके घर आती है, रुचि उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है और कोमल ये समझ जाती है कि ये रुचि के जरूर कोई रिश्तेदार है, तभी रुचि इतना खुश हो रही है। और उसके बाद कोमल कहती है, अरे रुचि, अपनी नानी को यहाँ पर बैठाओ और तुम भी यहाँ पर बैठ जाओ, मैं भी तुम दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। कोमल जैसे ही चाय बनाने के लिए जाती है तो रुचि अपनी नानी को सारी बात बता देती है। यह सुनकर उसकी नानी कहती है, अरे रुचि, मुझे पता है कि तेरे माता पिता अब नहीं रहे, अब यही तेरी एक माँ है जो तेरा ख्याल रखेगी, और मुझे पता है कि वो तेरा अच्छा ख्याल रखती है, तो उसकी चिंता मत कर। अपने से बड़ों के बारे में ऐसी बुरी बुरी बातें नहीं किया करते। मुझे पता है कि कोमल बहुत अच्छी लड़की है, वो तेरा ख्याल बहुत अच्छे से रखती है, तो उसके बारे में ऐसी बातें मत कर। रुचि की नानी रुचि की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है और रुचि को कोमल की अच्छाइयों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर कोमल अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। पता नहीं मेरी बातों का कोई भी यकीन क्यों नहीं करता, मैं सच ही तो बोल रही हूँ। वो मुझसे कभी भी प्यार से तो बात करती ही नहीं है, तो वो मुझे प्यार से क्या रखेंगी। और दूसरी तरफ कोमल रुचि की नानी के लिए चाय लेकर आती है। तब रुचि की नानी कहती है, अरे कोमल बेटी, मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन मैं यहीं पर रह जाऊँ। आखिर मुझे भी कुछ दिन रुचि के साथ रहना है, कई दिन हो चुके हैं उससे मिले हुए। अरे कोई बात नहीं, आप यहीं पर रहिए, हमें कौन सी दिक्कत है, आखिर हमारे घर में कितने लोग हैं, एक रुचि और मैं, और आप भी आ गई हूँ तो कोई टेंशन ही नहीं है, रुचि को भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अरे बेटी, तो रुचि का कितना अच्छा ख्याल रखती है, ऐसी सौतेली माँ तो कहीं भी किसी को नहीं मिलती है। पता नहीं रुचि तेरे बारे में इतनी बुरी बुरी बातें क्यों कह रही थी, जरूर उसके दिमाग पे कोई असर पड़ा होगा, इसलिए वह ऐसी बातें कर रही थी। नानी की बात सुनकर कोमल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह रुचि के कमरे में जाती है और उसे खूब मारती है और उससे कहती है, अब तूने एक बार भी और हिम्मत की अपनी नानी से और कुछ कहने की तो मैं तुझे जिंदा ही जला दूंगी, फिर तो यहीं रही हो, समझी। माँ मुझे छोड़ दो, मैं अपनी नानी से अब कुछ भी नहीं कहूँगी आपके बारे में, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। हाँ, अब ये हुई ना मेरी वाली बात, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, तो इस कमरे में ही बैठे रही हो और जब चुप हो जाएगी तभी इस कमरे से निकलियो, और अपनी नानी को कुछ भी इस बारे में कहा तो फिर मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरी नानी को भी मारूंगी और तुझे भी। यह कहकर कोमल वहाँ से चली जाती है और रुचि भी उदास होकर घर के बाहर चली जाती है। तभी रास्ते में उसे एक बाबा मिलते हैं। वह बाबा रुचि को रोते हुए देखते हैं तो बाबा को बहुत बुरा लगता है और वह रुचि से पूछते हैं, अरे बेटी, तुम तो कुछ ज्यादा ही दुखी हो, लगता है तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें मारा है? अगर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें मारा है तो तुम्हारी अच्छाई के लिए ही मारा है, कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहते हैं, वे तुम्हारी अच्छाई की हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं, इसलिए तुम उनकी बातों का बुरा मत मानो और चुप हो जाओ और अपने घर जाओ। मेरे कोई माता पिता नहीं है इस दुनिया में, मेरे माता पिता मुझे छोड़ के इस दुनिया से चले गए और मेरी एक सौतेली माँ है जो मुझ पे रोज अत्याचार करती रहती है। अब मैं और नहीं सह सकती हूँ, अब मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, मुझे इस जैसे घर में बिल्कुल भी नहीं रहना है। मुझे हर काम करने के बाद भी पिटाई खानी पड़ती है, खाना तो मिलता नहीं लेकिन भरपूर पिटाई जरूर मिल जाती है, ये कहाँ का प्यार है। रुचि की बातें सुनकर बाबा को सब समझ आ जाता है और वह रुचि से कहते हैं, अच्छा बेटी ये बात है, अरे तुम इसकी भी चिंता मत करो, मेरे पास इसका हल है। बाबा अपने झोले में से एक लिपस्टिक निकाल के देते हैं और कहते हैं, बेटी ये लिपस्टिक अपनी माँ को दे देना। वह जैसे ही ये लिपस्टिक लगाएंगी
वह सबको सच बोलने लगेंगी, वो भी अपने मुंह से। फिर सबको सच का पता चल जाएगा और तुम भी इस जीवन से छुटकारा पा जाओगी। लेकिन जब तुम ये लिपस्टिक लगाओगी तो तुम जो भी कहोगी वो चीज तुम्हें आराम से मिल जाएगी और तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। मुझे पता है कि तुमने अभी तक बहुत से दुख काटे हैं, अब तुम्हारे खुशियों के दिन आ गए हैं। अब जाओ और अपनी जिंदगी जियो। यह सुनकर रुचि बहुत खुश हो जाती है और वह लिपस्टिक लेकर अपने घर आती है। वह जैसे ही घर आती है तो वह देखती है कि उसकी नानी और उसकी माँ आपस में बातें कर रही होती हैं। यह देखकर रुचि अपनी माँ कोमल के पास जाती है और कहती है, माँ, मैं आपके लिए ये लिपस्टिक लाई हूँ, जरा ये लिपस्टिक अपने होठों पर लगाकर तो देखना, अच्छी लग रही है कि नहीं। यह देखकर उसकी नानी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, देखो मेरी बेटी तुमसे कितना प्यार करती है, आखिर तुम्हारे लिए ये लिपस्टिक लेकर आई है। लेकिन कोमल को उस पर शक होता है और वह मन में सोचती है, पता नहीं ये कोई लिपस्टिक है या फिर कुछ और। मैं इस पे इतना अत्याचार करती हूँ, फिर भी ये मेरे लिए लिपस्टिक लेके आई है, कहीं ये कुछ और तो नहीं। अरे नहीं, अभी मैंने इसको इतना मारा है तो ये कुछ और हरकत तो नहीं करेगी। अच्छा ला, मैं ये लगा ही लेती हूँ। उसके बाद कोमल ये लिपस्टिक लगा लेती है। कोमल की वह लिपस्टिक लगाते ही कोमल सारी बातें बताने लगती है जो उसने रुचि के साथ किया था। कोमल के मुंह से ये सारी बातें सुनकर उसकी नानी को यकीन हो जाता है और उसकी नानी बहुत गुस्से में आ जाती है। अरे कोमल, मैंने तुझे इतनी अच्छी लड़की समझा, लेकिन तूने तो मेरी रुचि की सारी जिंदगी ही बर्बाद करके रखी है। अब तो इस घर से निकल जा, ये जमीन भी मेरी है, मैंने अपने दामाद को दहेज में दी थी, अब तो इस घर में नहीं रह सकती है, चल निकल यहाँ से। जब लिपस्टिक का असर खत्म हो जाता है तो कोमल कहती है, अरे नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब मैं इस घर में ही रहकर रुचि की देखभाल करूँगी। नहीं, तुझे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है, तू मेरी रुचि की वैसे ही आधी जिंदगी खराब कर चुकी है, अब मैं तुझे और मौके नहीं देना चाहती हूँ और तू इस घर में से निकल, नहीं तो मैं भी तुझे धक्के मार के निकाल दूंगी। और उसके बाद कोमल को उस घर से निकाल दिया जाता है। यह सब देखकर रुचि बहुत खुश हो जाती है और वह अपनी नानी से कहती है, नानी, आपको ये पता है यह एक जादुई लिपस्टिक है जो मुझे एक बाबा ने दी है, जिसकी मदद से आपको मेरी माँ की सच्चाई पता लग गई है। अब यह लिपस्टिक मैं लगाऊंगी, फिर देखना क्या होगा। और उसके बाद रुचि वह लिपस्टिक लगाती है और वह कहती है, हे जादुई लिपस्टिक, मेरा घर सुंदर और बहुत अच्छा बन जाए और बहुत सारे खाने का भी सामान आ जाए, ताकि मैं और मेरी नानी अपना पेट भर सके। रुचि के ये कहते ही उनका घर बहुत बड़ा बन जाता है और उनके सामने खाने की मेज आ जाती है, जहाँ पर बहुत स्वादिष्ट खाने रखे होते हैं और रुचि की नानी बहुत ही मजे से वह खाना खाती है। जिसके बाद रुचि की नानी रुचि के साथ ही रहने लगती है और रुचि बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ने लगती है। अब रुचि की जिंदगी बहुत अच्छी हो चुकी थी, अब वह बहुत अच्छी जिंदगी जीने लगी थी। अमीर बहू वर्सेस गरीब बहू। विमला अपने 2 बेटों सोहन और रोहन के साथ रहती थी। हाल ही में सोहन की शादी शकुंतला नाम की एक गांव की लड़की से हुई थी। वह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और वह दिखने में भी सुंदर नहीं थी, इसलिए विमला उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। और कुछ ही दिनों में विमला रोहन की शादी एक अमीर घर की लड़की जिसका नाम प्रिया था उससे वह करवा देती है। विमला अपनी बहुओं और अपने बेटों के साथ रहने लगती है, लेकिन विमला शकुंतला से ही सारा काम करवाती, प्रिया को एक भी काम नहीं करने देती। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, शकुंतला को ही सारा काम करना पड़ता
और कुछ ही दिनों में बारिश का समय आ जाता है और उनके शहर में बहुत बारिश होने लगती है। इसलिए प्रिया अपनी सास विमला से कहती है, अरे माँ जी, कितना अच्छा मौसम हो रखा है, शकुंतला से कहकर कुछ अच्छा क्यों नहीं बनवा देती। इस मौसम में तो कुछ अच्छा खाने का बहुत मन कर रहा है, पकोड़े और चाय ही बनवा दो। हाँ प्रिया बहू, तू सही कह रही है, इस मौसम में तो मेरा भी बहुत खाने का मन कर रहा है। मैं अभी ही शकुंतला को बुलाती हूँ और उसे कुछ खाने के लिए बनवाती हूँ। शकुंतला, ओ शकुंतला, जल्दी इधर आ, पता नहीं कहाँ आराम करने लगती है, अब इतने सारे काम पड़े हुए हैं, क्या मेरी प्यारी बहू प्रिया करेगी। बेचारे वो कितनी नाजुक है और कितनी सुंदर, भला तो जैसे शरीर पर तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अपनी सास की बात सुनकर शकुंतला वहाँ पर आ जाती है और विमला से कहती है, माँ जी क्या हुआ, आपको किसी चीज की जरूरत है क्या। नहीं नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मेरी बहू को कुछ खाने का मन कर रहा है, इसलिए तो बाहर जा और कुछ खाने के लिए कुछ सामान बाहर से ले आ। घर पे तो पकौड़े और चाय बना देना, इसलिए घर में तो सामान होगा नहीं, कितने दिनों से बारिश जो हो रही है, इसलिए तो अभी जा और जाके सामान ले आ। लेकिन माँ जी, बाहर तो बारिश बहुत तेज हो रही है और कहीं कहीं तो बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, कहीं मैं गिर ना जाऊँ। अरे तो उसकी चिंता क्यों कर रही है, अगर तो गिर भी गई तो क्या फर्क पड़ने वाला है किसी को इस घर में, तो इस घर में किसी काम की नहीं है। अब तो यहाँ से जाओ, जाके सामान ले आ, माँ जी भी खाएंगी, उन्हें भी भूख लगी है और मुझे तो उनसे भी ज्यादा, इसलिए तो अभी जा। उसके बाद शकुंतला छाता लेके बाहर जाती है, लेकिन बाहर बहुत तेज हवा चल रही होती है, जिसकी वजह से उसका छाता टूट जाता है। तब शकुंतला कहती है, पता नहीं मेरी क्या किस्मत है, एक तो इतनी बारिश में मुझे सामान लेने जाना पड़ रहा है और ऊपर से ये छाता भी टूट गया, अब मुझे भीगते ही जाना पड़ेगा। उसके बाद शकुंतला भीगते हुए सारा सामान लेकर आ जाती है और विमला और प्रिया के लिए खाना तैयार कर देती है, जिसके बाद वह घर के कामों में लग जाती है। और दूसरी तरफ विमला और प्रिया बहुत मजे से पकोड़े और चाय का मजा लेती हैं। वह आपस में बातें भी करती हैं, लेकिन शकुंतला को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वह शाम के वक्त सो जाती है। जब विमला शकुंतला के पास आती है, तब विमला उससे कहती है, अरे बहू, शाम का वक्त है, क्या तुझे खाना नहीं बनाना है, तो यहाँ पर लेटी हुई क्यों है, जा जल्दी जाकर खाना बना। माँ जी, मेरी तबीयत खराब है, मैं खाना नहीं बना सकती हूँ, इसलिए आप प्रिया को कह दीजिए, मैं खाना बना देगी। अरे ये तो क्या कह रही है, वो बेचारी क्या काम कर पाएगी, वो तो बहुत नाजुक है, आखिर उसे कोई काम भी नहीं आता है, इसलिए तो उठ और जाकर खाना बना। तभी सोहन भी वहाँ पर आ जाता है और अपनी माँ को ऐसा बोलते हुए वह कहता है, माँ जी, शकुंतला कह रही है कि उसकी तबीयत खराब है, तो आप मान क्यों नहीं रही, आप प्रिया को ही कह दीजिए, वही खाना बना देगी आज, वैसे भी रोज शकुंतला ही बनाती है, एक दिन प्रिया बना देगी तो क्या हो जाएगा। अच्छा, अब तो भी इसकी तरफ से बोलने लगा है, पता नहीं इस काली बसूरत ने इस पे क्या जादू कर दिया है, ये गाँव की लड़की है, जरूर इसे कोई जोर टोक तो आता ही होगा, इसने मेरे बेटे को बस में कर लिया है। अब मैं तुम दोनों को ही अपने घर में नहीं रखूंगी, इसलिए अब तुम दोनों इस घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा मत कहिए, मैं अभी खाना बना देती हूँ, आपको मेरी वजह से इस घर में से हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। नहीं शकुंतला, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, मैंने देखा है तुम्हारे इस घर में कोई इज्जत नहीं है, तुम्हें इस घर में सब नौकरानी की तरह रखते हैं, तुम गांव की हो और तुम गरीब हो, इसलिए इस घर में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, और वो प्रिया अमीर है, इसलिए सब उसको पूछते ही रहते हैं। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, चलो हम तुम्हारे गांव में ही रहेंगे। उसके बाद शकुंतला और सोहन उस घर में से निकल जाते हैं और शकुंतला के गांव के छोटे से घर में रहने लगते हैं, जिसके बाद सोहन छोटे से खेत पर खेती करके वहाँ पर सब्जियाँ बेचने लगता है। उसकी बहुत अच्छी कमाई होने लगती है, जिसकी वजह से वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। और दूसरी तरफ शकुंतला के जाने के बाद प्रिया अपनी सास विमला से घर का सारा काम करवाने लगती है।
प्रिया एक भी काम खुद से नहीं करती है और शकुंतला को ही सारा काम करना पड़ता है। और एक दिन प्रिया विमला से कहती है, अरे बुढ़िया, तूने अभी तक चाय नहीं बनाई? इतना समय हो गया है, मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं करा। बता मेरे शरीर पे क्या असर पड़ेगा? तू तो बुढ़िया हो चुकी है, तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जल्दी जाओ और मेरे लिए चाय बना के ला, वरना मैं तेरी फिर से धुलाई कर दूंगी। ये सब सुनकर विमला कहती है, इससे अच्छा तो ये था कि मेरी शकुंतला बहू थी, वह घर का सारा काम भी करती थी और मुझे कुछ भी करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी और मेरी सारी बात मानती और मेरी सेवा भी करती। लेकिन तो जैसी बहू तो होनी ही नहीं चाहिए किसी के घर में। तूने तो मुझे नौकरानी ही बना के रख दिया है। मुझे तेरी एक भी बात नहीं सुननी है। जा और जाकर चाय बना कर ला, नहीं तो मैं तुझे भी मारना शुरू कर दूंगी। यह सुनकर विमला डर जाती है और चुपचाप चाय बनाने लगती है। कुछ देर बाद प्रिया न्यूज में सुनती है कि शहर में बाढ़ आ चुकी है। यह सुनकर प्रिया डर जाती है और वह सोचती है, अरे शहर में तो बाढ़ आ चुकी है, मैं अभी रोहन को फोन करती हूँ और मैं जल्दी इस शहर से निकल जाती हूँ, नहीं तो हम यहीं डूब जाएंगे और हमारी जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाएगी। प्रिया यह सब सोचकर रोहन और अपने लिए बाहर की टिकट बनवा लेती है और अगले दिन वह शहर के लिए निकल पड़ती है। लेकिन वह विमला को साथ नहीं ले जाती है और ऐसे ही विमला उदास होकर अपने दिन काटने लगती है। और कुछ ही दिनों में विमला के घर में बाढ़ का पानी घुस जाता है, जिसमें विमला डूबने लगती है। जब ये बात सोहन को पता चलती है तो वह चिंतित हो जाता है और अपनी पत्नी शकुंतला से कहता है, अरे शकुंतला, मुझे पता चला है शहर में बाढ़ आ चुकी है और हमारे घर में भी पानी घुस गया होगा, इसलिए मैं कल ही नाव लेकर शहर जाऊंगा और अपनी माँ और पूरे परिवार को बचाकर इस गांव में ले आऊंगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। तुम कल ही नाव लेकर शहर जाना और सबको सुरक्षित यहाँ पर लेकर आ जाना। उसके बाद अगले दिन सोहन नाव लेकर शहर जाता है। सोहन को कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है और दूसरी तरफ सोहन की माँ विमला डूबने लगती है और वह कहती है, पता नहीं मेरी कैसी किस्मत फूटी थी जो मैंने प्रिया पर भरोसा कर लिया और अपनी सोने जैसी बहू शकुंतला को इस घर से बाहर निकाल दिया। मेरे बेटे रोहन को भी मुझ पे तरस नहीं आया और वो भी पैसों की लालच में मुझे छोड़कर चला गया। ये कहकर विमला रोने लगती है कि तभी सोहन वहाँ पर अपनी नाव लेकर आ जाता है, जिसे देखकर विमला बहुत खुश हो जाती है और विमला उस नाव पर बैठ जाती है और वह कुछ दिनों में सुरक्षित अपने गांव पहुंच जाते हैं। जिसके बाद विमला अपनी गलतियों की माफी मांगती है और शकुंतला उन्हें माफ भी कर देती है। उसके बाद विमला सारी बात अपनी बहू और अपने बेटे को बताती है, जिसे सुनकर उन दोनों को भी दुख होता है, लेकिन फिर भी वह दोनों विमला को अपना सहयोग देते हैं और उनके साथ विमला वहाँ पर रहने लगती है। विमला को अब कोई काम नहीं करना पड़ता था और वह खुशी खुशी अपनी बहू और अपने बेटे के साथ रहने लगती